हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम। तो पब्लिक सिस्टम में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मेनली इस पब्लिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमें देखना है। देखिए, आज के समय में जो भी गवर्नमेंट है, वो जो भी मॉडर्न गवर्नमेंट है, ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक टाइप का, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो एक बुक है जहाँ पे क्या लिखे, रूल एंड रेगुलेशन, मेनली लॉ लिखा गया है, कानून लिखा गया है कि उस देश का, उस नेशन का जो सरकार है, ओके, उसके जो भी ऑर्गन्स है वो किस तरह से काम करेंगे, उनके फंक्शनिंग क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये सभी इलेबोरेटरी जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसको मेनली कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई गोल्स होते, ओके, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते जो मेनली अचीव किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि हमारे देश को किस डायरेक्शन में जाना है, क्या ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। ओके, विथ ऑल दिस रूल एंड रेगुलेशन। तो यही मेनली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है फॉर द पब्लिक सिस्टम, ओके, पब्लिक सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए मेनली कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो मेनली जो ब्रांचेस होते हैं गवर्नमेंट के, होते एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। बट आज के समय में जिस तरह से जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट आया है, उस हिसाब से हम समझेंगे कि अभी ये तीन ब्रांच ही सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने में सफिशियंट नहीं है। ओके, तो देर आर मेनी अदर एक्टर्स दोज हु आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक सिस्टम को क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए जिससे कि ये जो पब्लिक सिस्टम है वो पावर ड्रॉ कर सके, जिससे कि ये अच्छे से इफिशिएंटली, ओके, ये इफिशिएंटली काम कर सके। तो अगर हम इसके एक्चुअल पिक्चर को समझे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हमें जरूरी है, उसके उसके अलग अलग ऑर्गन को समझना जरूरी है, तभी हम पब्लिक सिस्टम को समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसके जो बॉडीज होते हैं अलग अलग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते इन द इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। तो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रिंसिपल्स होते, जो उसके जो इंस्टीट्यूशंस होते अलग अलग, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, अलग अलग जैसे जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से मेनली इस जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते, यही हमें देखना है। देखिए, जो पब्लिक जो पब्लिक सिस्टम होते हैं, ओके, उसको क्या चाहिए, मेनली एक लीगल पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, जिसके वजह से इन लीगल पावर और लीगल अथॉरिटी से वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकता है। जो भी देखिए, पब्लिक सिस्टम मेनली उनके कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मेनली लोगों से डील करते हैं। तो लोगों को क्या क्या चाहिए, लोगों को किस तरह से हमें उनको सेल्फ रिलायंस बनाना है, उनकी किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, उनको किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना है देश के अंदर, ओके, स्टेट के अंदर मॉडर्नाइजेशन किस तरह से लेके आना है, सोशल जस्टिस किस तरह से लेके आना है, ये सभी जो काम है, ओके, ये सभी काम जो है, जैसे सेल्फ रिलायंस हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल जस्टिस, ये सभी जो काम है ये प्रोवाइड करना किसका काम है, ये है पब्लिक सिस्टम का काम है। ओके, तो अभी हमें समझना है मेनली कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और उसके पहले हमें ये पढ़ना है कि ये संविधान के फीचर्स क्या क्या है मेनली, क्योंकि हमें संविधान के फीचर्स भी समझना पड़ेगा, उसके बाद इसके इंस्टीट्यूशंस भी समझना पड़ेगा, इसके बॉडीज़ को भी समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो पब्लिक सिस्टम होता है, ओके, पब्लिक सिस्टम होता है, इसको किस तरह से मेनली इन्फ्लुएंस करता है। तो वो समझ जाएंगे हम, तो हम समझ जाएंगे मेनली पब्लिक सिस्टम, ओके, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को हम समझ पाएंगे। अगर हम ये समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बॉडीज है,
वो किस तरह से पब्लिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये हम समझ गए तो हम ये समझ जाएंगे कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट के अंदर। ओके, तो अभी हम समझेंगे मेनली फीचर्स, पहले फीचर्स समझेंगे हम, फिर उसके इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। ओके, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको अभी हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे भी। देन फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन मतलब क्या होता है मेनली, जहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एट लास्ट जुडिशियल रिव्यू। तो ये सभी क्या है, फीचर्स है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी इनको वन बाय वन देखते हैं। देखिए प्रियम्बल क्या होता है मेनली, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, ये जो संविधान है ये किसने, मतलब इसकी अथॉरिटी कौन है मेनली। तो यहाँ पे इन इंडिया के अंदर सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है सिटीजन। ओके, सिटीजन ऑफ द कंट्री। देन इसके अंदर ये भी स्पेसिफाई किया जाता है प्रियम्बल के अंदर कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगा इस देश के अंदर। ओके, ऑब्जेक्टिव कौन से अटेंड करना है हमें, कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है मेनली। फिर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है इस प्रियम्बल के अंदर, डेट ऑफ एडॉप्शन देखने को मिलता है और डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है मेनली, 26, ओके, 26 नवंबर 1949। ओके, ये है मेनली डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 ये क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट, मतलब इस समय संविधान को एडॉप्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया, इनैक्ट हो गया, लागू हो गया। तो इस तरह से हमें प्रियम्बल के अंदर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो स्टेट का नेचर बताया गया, सोवेरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ओके, सोवेरेन है मतलब कोई भी बाहर की जो ताकत है, ओके, वो इसके जो भी डिसीजन होंगे अंदरूनी डिसीजन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। सोशलिस्ट है मतलब ये सबको समान अधिकार देता है। सेकुलर है, सेकुलर का मतलब क्या है, इसमें सभी धर्म को एक समान देखा जाता है। डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है मतलब लोकतांत्रिक है, यहाँ पे लोग इसका लोग ही वो है जो गवर्नमेंट को चलाते। रिपब्लिक है मतलब क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, ओके, हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया के स्टेट में प्रेसिडेंट जो हो गए, ओके, प्रेसिडेंट क्या होते, इलेक्टेड होते, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जहाँ पे इलेक्टेड होते उसको रिपब्लिक बोलते, जहाँ पे इलेक्टेड नहीं होते उसको मोनार्क बोलते। उसके बाद प्रियम्बल जो सिटीजन होते हैं उनके लिए कुछ राइट्स को सिक्योर करता है, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, और ये सभी चीज़ें मेनली हमें प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो जब केशवानंद भारती केस हुआ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ये वर्डिक्ट दिया कि प्रियम्बल जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है प्रियम्बल, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रियम्बल को समझा। अभी हम समझेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक तो पार्लियामेंट्री हो गया, एक प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या होता है मेनली, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। और मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ओके, डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द लेजिस्लेचर। ओके, बट इन केस ऑफ इसके ओपोज में दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ओके, डेमोक्रेसी। उसमें क्या होता है मेनली, एग्जीक्यूटिव टोटली अलग होता है। ओके, एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इन दैट केस इट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर कौन सी किस टाइप की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, देन फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो गवर्नमेंट है, ओके, टू गवर्नमेंट, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट तो है, लेकिन पावर किसको है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है। तो जो संविधान भी है वो भी यही बोलता है, कहीं फेडरेशन का तो कहीं पे जिक्र नहीं है संविधान के अंदर। संविधान जो शुरू होता है दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट बोलता है मेनली। संविधान भारत को क्या बोलता है, यूनियन ऑफ द स्टेट है ये। ओके, तो इसीलिए फेडरेशन शब्द कहीं पे है ही नहीं। लेकिन जो इसका नेचर है, अपने देश का जो नेचर है वो किस टाइप से, फेडरल है, क्योंकि यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है।
तो इस तरह से ये भी एक क्या हो गया, फीचर्स हो गया। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए लोगों को अधिकार दिया गया थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके ड्यूटीज भी बताए गए सिटीजन ऑफ द नेशन के। ओके, तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ पे है, ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये बाद में ऐड किया गया जब संविधान लागू हो गया था। कब ऐड किया गया, ये ऐड किया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ओके, और ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल है। आप अगर इसके वायलेशन में क्या कहा जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका मतलब आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और इसका जो जिक्र है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का, वो कहाँ पे है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अभी हम देखेंगे कौन से फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, एक तो राइट टू इक्वलिटी है, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, सो अंडर आर्टिकल 32 आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये आप कहाँ से ले सकते हो, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ओके, अभी देखिए ये क्या है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ओके, ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, उसको इम्पोज, उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है गवर्नमेंट। ओके, स्टेट क्या लेके आ सकता है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ले आ सकता है। ओके, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेके आ सकता है। तो इसी तरह ये भी एक क्या हो गया, फीचर्स हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका भी जिक्र कहा गया पार्ट 4 में कहा गया, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी का कहा गया सेम। ओके, इसका लेकिन आर्टिकल है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में। और ये क्या है, मेनली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, किसको, स्टेट को देता है, कि आपको ये सभी लोगों को, इंडिविजुअल्स को मेनली, ओके, बेनिफिट पहुंचाना है, और जो देश के अंदर एक बेसिक वैल्यू पहुंचाना है। ओके, लोगों के बेनिफिट के लिए किस तरह से काम करना है, ये डायरेक्शन देता है मेनली। ये क्या है, प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, किसके लिए, स्टेट के लिए। ओके, स्टेट जब पॉलिसी बनाएगा तब ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा। उसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले वेलफेयर प्रोवाइड करेगा लोगों को, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ओके, देन सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा, सिक्योर करेगा। उसके बाद लीगल जो भी एड दिया जाएगा लोगों को, पुअर लोगों को, ओके, उसको फ्री करेगा। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेगा, विलेज पंचायत को प्रोमोट करेगा, और सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोमोट करेगा, जिसके वजह से मेनली लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा पूरे देश के अंदर। ये क्या है, मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कुछ हमने देखा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, ओके, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मेनली स्टेट के लिए जब वो कोई पॉलिसी बनाएगा, ओके, कोई पॉलिसी बनाएगा तब इन सभी डायरेक्टिव्स को ध्यान रखेगा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और एक चीज़ है कि ये क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट के अंदर। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ओके, दे आर ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल इनटू द कोर्ट। सेम वे ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भी क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट के अंदर। अभी हम नेक्स्ट फीचर देखेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिया के अंदर क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है। एक तो मतलब यूनियन से लेके, मतलब यूनियन में है जाती है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट के लिए है हाई कोर्ट। तो जो अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स मतलब टॉप लेवल पे कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और सेशंस कोर्ट आते हैं। इनके जो जजेस जो होते हैं, इनके जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और इनके जो टर्म एंड कंडीशन है मेनली ये कहाँ लिखे गए, संविधान के अंदर लिखे गए, तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फीचर्स हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फीचर है जुडिशियल रिव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू से क्या मतलब है, मेनली जो जुडिशरी है वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करती है। वो ये चेक करती है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी ने जो भी काम किया है, ओके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो,
दोनों में से कोई भी हो, अगर वो कोई काम किया है, कोई एक्ट किया है, तो हम ये चेक करेंगे क्या वेदर, मतलब जुडिशरी विल चेक करेगा कि क्या जो भी एक्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया है या नहीं किया। और जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो संविधान को इंटरप्रेट कर सकता है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके बारे में उसका मीनिंग क्या है, ये समझाने का काम है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को काम है। ओके, अभी हमने कुछ फीचर देखा संविधान के, अभी हम और कुछ फीचर देखते हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल का मतलब होता है जहाँ पे दो हाउसेस हो। ओके, जैसे इन द सेंस ऑफ यूनियन, मतलब सेंटर के अंदर एक लोकसभा एक राज्यसभा है। सेम वे स्टेट के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देन स्पेशल प्रोविजंस किए गए माइनॉरिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए, कुछ इमरजेंसी कंडीशन के लिए कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस है। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कुछ बॉडीज़ को, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इस तरह से अलग अलग फीचर्स हमने संविधान के देखे। ओके, और ये फीचर्स हमें पढ़ना किस लिए ज़रूरी हुआ, क्योंकि हमें क्या समझना है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को समझना है। और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संविधान के अंदर जो फीचर्स है वो किस तरह से पब्लिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ओके, किस तरह से वो पब्लिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं या पब्लिक सिस्टम के लिए है। ओके, तो ये सभी समझने के बाद ही हम क्या समझेंगे, मेनली क्या समझेंगे, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने मेनली ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वायरमेंट ऑफ पब्लिक सिस्टम में हमने मेनली जो संविधान के जो फीचर्स है, ओके, प्रियम्बल, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, देन फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फंडामेंटल राइट ड्यूटी, ओके, राइट्स एंड ड्यूटी, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। तो इस तरह से हमने फीचर्स संविधान के जाना है। ओके, सो that's all for this video. Thank you, bye bye.